नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। साथियों, पिछले हम लोगों ने मतलब कि आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 की पढ़ना है हम लोगों को, और अध्याय 1 पर चल रहे हैं। इससे पहले मैंने इसके नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 के मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं, और उसमें हम लोगों ने ये जाना, पहले पार्ट में हमने ये जाना कि आखिर हमको इसके अंदर किस किस टॉपिक से गुजरना है, किन किन टॉपिकों के बारे में हमें जानना है, समझना है। और फिर हमने दूसरे पार्ट में ये जाना कि शीत युद्ध क्या है, कैसे आया। जिस तरह से यदि हम बात करें कि जब बारिश होने वाली रहती है तो उसका मौसम बनता है और फिर उसके बाद बारिश शुरू होती है, तो उसी तरह से शीत युद्ध भी ऐसा नहीं है कि 1945 का एक टाइम था कि हाँ 1945 से शुरू हो गया है। शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ, शीत युद्ध के पीछे का मतलब कि रीजन क्या था, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया। आज हम लोगों का टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। इसके बारे में जानेंगे और मैं इसमें कोशिश करूंगा कि कोई भी की पॉइंट आपके छूटे ना, कि ताकि आपको कहीं और मतलब कि पढ़ने की या किसी और किताब को या कुछ खोलने की जरूरत पड़े। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो पहले हम यही कहेंगे कि आप उन 2 वीडियो को देख लें, उसके बाद इसे देखें। हम ये भी नहीं कह सकते कि आप पहले उसी को देखें, इसे ना, इसे भी देखें, आप उसे भी देख लीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स को क्लास 12 तक के हर बच्चे तक मेरे इस वीडियो को शेयर करिए। तो ये शुरू किया जाए साथियों। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को हम ये बता दें कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ है। इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है ना कि जैसा कि हम लोग पिछले मतलब कि 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ मतलब कि दो इस शीत युद्ध के जो रीजन है, इसमें सबसे आपका आता है अमेरिका है, सोवियत संघ। इन 2 बड़े बड़े महाशक्तियों के टकराव हुए हैं, इन दोनों के बीच की शीत युद्ध की स्थिति को दिखाया गया है। तो मेरा मानना ये है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी। मैं पढ़ ही रहा था इसको एक दिन कि मैंने सोचा कि, और यही कि प्रश्न मुझको किताब में भी मिल गया आगे चल के, कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मतलब कि दोनों महाशक्तियों के, इतने बड़े बड़े महाशक्तियों और उनको छोटे छोटे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी। ये तो मैं माना ही मानता हूँ। चलो इसका भी प्रश्न का उत्तर मुझे मिला, मैं भी आपको लास्ट में दे रहा हूँ, बताऊंगा कि क्या जरूरत पड़ी। अगला मेरा ये है कि ये जो ध्रुवीय है, ध्रुवीय, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। ध्रुव तो के बारे में तो मैंने बहुत सुना है। मैंने अगर देखे तो बचपन में नानी हमको कहानी सुनाया करती थी कि एक ध्रुव थे, ध्रुव तारे, मतलब कि ध्रुव तारा है, ये है वो, ये ज्यादा। और अगर भूगोल में देखें तो ध्रुवीय प्रदेश भी सुने हैं। लेकिन यहाँ पे नागरिक शास्त्र में ध्रुवीय का क्या मतलब है, ये जानना जरूरी है। तो आज हम लोग देखिए, पहले बता दें आज हम लोग को क्या क्या समझना जानना है। तो पहला हमारा यही टॉपिक है कि ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है। और अगर उसके बाद देखें तो मेरा अगला टॉपिक इसमें ये आता है कि इसमें देखिए ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बता दें तो आपको ये ऐसा नहीं है कि खाली ध्रुवीय, 2 ध्रुवीय विश्व, 2 ध्रुवीय के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था भी क्या है। हालांकि किताब में मैंने देखा कि खाली ध्रुवीय, 2 ध्रुवीय विश्व की व्यवस्था के आरंभ, विश्व की आरंभ के बारे में बताया, लेकिन हमको एक ध्रुवीय और बहुध्रुवीय के बारे में भी जानना जरूरत है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को हम लोग अगले अध्याय में जब जाएंगे तब वहां पर हमको एक ध्रुवीय के बारे में आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। अगला है हमारा सैन्य संगठन और सैन्य संगठन और इसकी नीतियां सैन्य संगठन और इसकी नीतियां। अगर इसके बाद में बात करें तो और हमको इसमें कुछ जानना है एक चीज और, कि छोटे
देशों के महत्वपूर्ण, छोटे देशों के आवश्यकता या के जगह हम की कर दे रहे हैं। अब यदि आपने इन 3 टॉपिक को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको ये पता चल जाएगा कि 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है, की आवश्यकता। तो आइए समय को ज्यादा बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक को शुरू किया जाए। तो देखिए, पहले तो बता दें कि ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में क्या है कि हम लोग 2 ध्रुवीय के बारे में जानेंगे। क्या कि 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1992 तक की जो स्थिति थी अपने देश मतलब कि विश्व की, उसे विद्वानों ने दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थिति बताई थी। 19 मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1992 के बीच की जो व्यवस्था थी विश्व की, उसे मतलब विद्वानों का कहना था कि यह जो है 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है। यहाँ पे 2 ध्रुवीय का मतलब कि 2 महाशक्तियों को दिया गया है। दोनों महाशक्तियां जो थी वो अपना मतलब अपने अपने प्रभावों को विश्व अस्तित्व में लाना चाहती थी। किस तरह से लाती थी, क्या करती थी कि इन दोनों के मध्य, जैसे मान लेना, देखिए आपको बता रहे हैं, ये मान लीजिए जैसे यूएसए है, ठीक, ये यूएसए है और ये यूएसएसआर है, मतलब कि सोवियत संघ है। हमने इन सब के बारे में आपको इससे पहले, तो ये जो है दोनों के बीच में ऐसे टकराहट रहती थी, इस तरह से ऐसे टकराहट रहती थी। ये ऐसा नहीं था तीर, जिस तरह से राम जी लोग तीर चलाते थे या वो करते थे, वो उस तरह नहीं, मतलब ऐसे मैंने एक चित्र बनाया, आप समझ लीजिए कि इस तरह से ऐसे हुआ करता था। ये जो थी टकराहटें थी। तो इसमें क्या होता था ना साथियों कि इन दोनों के बीच में जो मतलब कि ऐसे विश्व पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के मतलब कि दिखा देते कि हम देखो विश्व पे अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे। कैसे बनाए रखेंगे, एक तरह से देखें तो लोगों के बीच जो है प्रतियोगिता चलती थी, अपने अपने दायरे को बढ़ाने का प्रतियोगिता चलती थी, संघर्ष होते थे, तनाव जैसी स्थितियां बनी रहती थी। तो इसे मतलब कि 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा गया। यदि हम बात करें एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की कि आखिर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है, तो मैं आपको बता दूं 1991 के बाद मतलब कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूरे विश्व में खाली एक महाशक्ति बची, अमेरिका, जिसे विद्वानों ने कहा कि हाँ अब जो है अमेरिका मतलब कि एक विश्व व्यवस्था है, मतलब एक विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है। और यदि हम बात करें बहुध्रुवीय के बारे में, तो बहुध्रुवीय देखिए 21वीं शताब्दी में क्या था ना कि 21वीं शताब्दी का जब शुरू हुआ था तो कई सारे मतलब केंद्र बने थे, कई सारे देशों में मतलब कि महाशक्तियों का उन्होंने अपना अपना केंद्र बनाना शुरू किया। उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे कि चीन अपना केंद्र बना रहा है, और बात करें इसी तरह से और तो भारत अपना बना रहा है। इसी तरह से और बताएं तो रूस अपना बना रहा है। इस तरह से आदि देशों में मतलब कि सब अपने अपने केंद्र बनाए। तो अब अमेरिका है, अभी भी अमेरिका ही को माना जाता कि है। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच के यूएसएसआर और यूएसएसआर के बारे में। तो देखिए इन दोनों का क्या था ना कि ये लोग अपने अपने दायरे को बढ़ाने के लिए मतलब कि कई देशों को कहते थे, ऑफर करते थे कि आप तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे संघ में आ जाओ, मेरे यूनियन में आ जाओ, तुमको किसी भी तरह की कोई भी मतलब कि नुकसान नहीं होगा, आर्थिक मदद मिलेगी, सैन्य मदद मिलेगी, जिस तरह से तुमको सहायता चाहिए सारी सहायताएं मिलेगी। तो क्या हुआ ना कि यूएसए की तरफ मतलब कि ये ऐसा जो जब ये मदद मतलब कि देश को बुलाने का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले यूरोप में मतलब कि हुआ, यूरोप के जो देश थे वो मतलब कि इन दोनों में आना शुरू किए। तो हमारा जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप के जो सारे देश हैं उन्होंने जो है यूएसए को ज्वाइन किया, और पूर्वी यूरोप जो है वो हमारा यूएसएसआर को ज्वाइन किया।
पश्चिमी यूरोप ने यूएसए को ज्वाइन किया, पूर्वी यूरोप ने यूएसएसआर को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे ज्वाइन करने का मतलब ये है ना कि ये पश्चिमी वाले तो मतलब कि अपने सहमति से गए थे, कहा जाता है, हम ऐसा कह नहीं रहे, ये लोग तो अपने सहमति। लेकिन पूर्वी यूरोप का क्या था ना कि रूस की तरफ पढ़ने वाला ये क्षेत्र अधिक पड़ा था, तो यहाँ पे क्या था कि ऐसा कहा जाता है कि दबाव बनाया गया था, दबाव बनाया गया था, जिससे कि ये लोग फिर इसमें इस देश में जुड़े थे आकर। तो जब यूएसए के पास मतलब पश्चिमी यूरोप के जब लोग इसमें आ गए, तो यूएसए ने क्या किया कि अपने मतलब कि एक संगठन बनाई, एक व्यवस्था, एक संगठन। 4 अप्रैल 1949 को उसने एक संगठन बनाई जिसका नाम था नाटो। अब यदि हम नाटो का आपको पूरा नाम बताएं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में यदि हम इसको बोले तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ट्रेटी मतलब होता है संधि। तो इसका देखा देखी क्या होगी, जब यूरोप मतलब कि अमेरिका ने बनाया तो सोवियत संघ ने कहा कि हम क्यों पीछे हटे, तो इसने भी अपना एक देश बनाया, मतलब कि इधर का जो पार्टी आई यूरोप की, उनके साथ मिलकर अपना देश बनाया। अभी हम नाटो के बारे में आपको और बता रहे, पहले इनसे भी परिचित करा दें। इन्होंने 1955 में मतलब एक संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट, जिसे हम लोग वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। वार्सा संधि और मतलब कि नाटो के बारे में बताया। पहले हम नाटो के बारे में जान लेते कि आखिर नाटो संगठन है क्या, इसका क्या दबदबा बना, क्या कार्य क्या हुआ। तो देखिए हम आपको बता दें, यदि नाटो के बारे में बताया तो नाटो में जो है जब ये देश मतलब कि जब ये बना था संगठन, तब इसमें 12 देश थे। 12 देशों से मिलकर एक संगठन बनी नाटो। और नाटो आज भी है, नाटो आज भी है। 12 देशों से मिलकर ये संगठन बना था और इसमें जो है इसके टर्म्स एंड कंडीशन थे। टर्म्स और कंडीशन किस तरह से थे, मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन, इसका कहने का मेरा ये मतलब है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब कि इसके कुछ नियम और कानून थे। नियम कानून क्या था कि यदि कहा गया कि यदि ये जो 12 देश हैं हम लोग, यदि हम में से किसी एक भी देश, पहली चीज तो हम लोग क्या है कि 12 के 12 लोग जो है एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चाहे मतलब कुछ आर्थिक स्थिति से रहे, चाहे सैन्य स्थिति से रहे, किसी भी तरह की रहे, सब एक दूसरे को मदद करेंगे हर तरह से। मतलब कि हम तुम्हारी करेंगे, तुम हमारी करोगे, मदद की जाएगी। और दूसरी चीज इसमें ये भी बताई गई कि सबसे बड़ी चीज कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है, यदि किसी एक देश पर हमला होगा तो जो मान लीजिए इस पर हमला हो गया तो ये सारे देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब सबको मिलकर इसके यहाँ पे इस हमले को मतलब किसका वो देखना पड़ेगा। देखने का ये मतलब युद्ध को, अगर युद्ध हो रहा है तो उसको खत्म करानी पड़ेगी, और यदि वहाँ पे धन जन की हानि हुई तो उसको पूरी पूर्ति करनी पड़ेगी, इस तरह से। तो यही हाल मतलब कि नाटो का था। नाटो का मुख्यालय जो है वो बेल्जियम का एक मतलब बेल्जियम एक देश है, वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो इस तरह से नाटो में ये हुआ, मतलब किस तरह से नाटो के बारे में स्थिति थी कि नाटो ऐसा है और यूएसए मतलब किसके अंदर में था। और यदि हम बात करें यूएसएसआर की, तो इसका जो मतलब कि जो वो बना था वो था वार्सा पैक्ट। वार्सा संधि भी कहा जाता है, पैक्ट भी होता है, वार्सा पैक्ट। तो इसमें क्या हुआ ना कि देखिए अभी ये इसका भी वही टर्म्स एंड कंडीशन था, बिल्कुल नाटो की तरह। जो नाटो के टर्म्स नियम कानून थे वही इसके भी थे। बस फर्क क्या था ना कि इसमें एक हमको अलग चीज दिखा कि मतलब कि इसका कहना था कि हमें जो है ये सब मिल के नाटो के मतलब कि यूरोप में नाटो का मुकाबला करना है। तो इस तरह से इसमें क्या, अब वार्सा पैक्ट के बारे में बता दें तो आपको सबसे बड़ी चीज बता दें कि इसका नाम वार्सा पैक्ट क्यों पड़ा, वार्सा संधि क्यों पड़ा, क्योंकि पोलैंड की राजधानी वार्सा में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय वहां पे है।
इसलिए इसका नाम वारसा पड़ गया, वारसा पैक्ट हो गया। और ये मतलब कि अब ये नहीं है, इसका मतलब विघटन हो गया है। और यदि हम बात करें जिस तरह से ये लोग संगठन बनाए, धीरे संगठन अपना बना के अपना काम चालू किए थे। और इसके अलावा क्या था ना कि जब इन्होंने ये संगठन बनाई थी तो अब ये तो खाली यूरोप की तरफ था, उत्तरी अमेरिका में अपना दबदबा बनाया, दक्षिण अफ्रीका में बनाया, तो इसके साथ साथ क्या किया कि एशिया में भी अपना प्रचार और अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो एशिया में अपने दायरे को बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे थे, तो इसमें यूएसएसआर जो था हमारे, ये इसने क्या किया कि थोड़ा मतलब कि सहनशीलता से ना काम करके मतलब बलपूर्वक का उपयोग किया, बल का उपयोग करके लोगों पे थोड़ा धौंस जमाते हुए, दबदबा करते हुए कि हाँ तुम मेरे तरफ आ जाओ, ये है वो है, सैन्य शक्ति का यूज किया। लेकिन अमेरिका बहुत शातिर दिमाग से खेल खेला और अमेरिका ने क्या किया कि गठबंधन किया। और अमेरिका ने जो गठबंधन किया उसका नाम पड़ा SEO, सीटो, मतलब साउथ ईस्ट, एक सेकेंड, सेटो नहीं, यहाँ पे गलत, SEA, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दक्षिण, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट का दक्षिण पूर्व एशिया ट्रीटी, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन इसका मतलब पूरा नाम पड़ता है। और इंग्लिश में देखें तो इसको साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो इस गठबंधन में ना कई सारे देश भी शामिल हुए। हालांकि आपको इसमें एक टॉपिक एकदम नहीं ध्यान दिए, आपको इसके बारे में भी बताना बहुत जरूरी है कि क्या था ना कि जब एक चीन और सोवियत संघ, इन दोनों के मध्य जो है अनबन हो गया था। सोवियत संघ इन दोनों के मध्य जो है अनबन हो गई थी। अनबन कैसे थी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब ये पूरा विश्व उस समय क्या था ना कि दो खेमों में बढ़ गया था, विश्व को चिंता हो गई थी। जो उस समय की क्या थी कि जो नए स्वतंत्र राज्य थे उन लोगों को ये डर लग गया, ये मतलब कि डर सताने लगी थी कि अभी हम लोग जो है आज़ादी पाए और इस तरह से आज़ादी में आकर अगर इनके तरफ जाए या उनके तरफ जाए, आज़ादी का मतलब कि फ्रांस, ब्रिटेन और जो फ्रांस थे, लोगों ने कितना जाने कई देशों को मतलब कि अपने उसमें कर रखा था, गुलाम में ब्रिटेन ने भी किया था। तो क्या था कि अभी लोग सोचे थे कि अब हम इनमें ना जाके इसमें जाएंगे तो कैसे क्या चलेगा। तो इन लोगों ने क्या फैसला किया कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षता के बारे में ये एक टॉपिक है, इसको हम आपको एक्सप्लेन एकदम अच्छे से समझाएंगे क्या ये क्या है, कैसे है। तो यहाँ पर क्या हो कि इस तरह से मतलब जब आगे बढ़ती गई नीति, ये दोनों मतलब कि अपना प्रचार करते थे दक्षिण एशिया में। इसमें एक और भी इसका जो मुख्यालय माना जाता है इसका वो है CEOTO, सेंटर, मतलब कि सेंटर ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और यदि हम आपको इसमें एक चीज और बताने की कोशिश करें, ये गलत हो गया, ये सेंटर ईस्ट नहीं होगा, इसमें होगा यहाँ पर CENTO, मतलब सेंटर ईस्ट नॉर्थ ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्र पूर्वी उत्तरी संधि संगठन। तो इस तरह से मतलब कि सब होता गया आगे। और फिर आगे क्या हो कि जो स्वतंत्र देश थे उन लोगों ने मतलब कि किसी भी पक्ष को ना लेते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षता की नीति क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब इसका एक पार्ट, इसके मतलब कि जब इसके टॉपिक पे आएंगे तब बताएंगे।
तो आप मेरा ये तो हम लोगों को समझ गए कि ये क्या है, ये हम लोगों ने सैन्य संगठन की नीति देख ली और इसकी नीतियां भी देख ली थी कि इसकी क्या क्या नीति है, क्या क्या होगा। अब हमारा बचता है छोटे देशों की, मतलब कि छोटे देशों की आवश्यकता और चीन और सोवियत संघ के अनबन। देखिए पहले हम चीन और सोवियत संघ के अनबन को बता दें। तो चीन और सोवियत संघ का अनबन जो था ना कि ये मतलब कि कहा जाता है 1950 की दशक में, 1950 के दशक में चीन और सोवियत संघ का अनबन हो गया था एक छोटे से भूभाग को लेकर, जिसके लिए 1969 में इन दोनों के मध्य एक युद्ध भी हुआ था। बात मतलब कि मामला उस समय गर्मा गर्मी हो गया था, हालांकि बाद में फिर सब नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1959 में इन दोनों के मध्य 1969 में इन दोनों के मध्य जो है वही हुआ कि युद्ध भी हुआ था छोटे से भूमि भाग को लेके। तो अब ये मतलब कि हो गया, इसका कोई वो नहीं है। अब इम्पोर्टेंट है छोटे देशों की आवश्यकता, इसको समझाते हैं और ये आज के टॉपिक का लास्ट पार्ट है। देखिए हम आपको एक चीज बता दें कि ये जो छोटे देशों की आवश्यकता है ना, और हमने शुरू में आपको एक प्रश्न बोला था कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई इन सबको, मतलब कि इतनी बड़ी महाशक्तियां हैं तो भी छोटे छोटे देशों को अपनी तरफ क्यों कर रही थी। दो देशों, छोटे की जगह हमको दो लिखी थी, सॉरी। छोटे देशों की यदि हम इसमें बात करें तो 4 कारण है, मुख्यतः 4 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मतलब कहा जाता है कि ये 4 कारण ऐसे हैं जो कि बताता है हमें कि मतलब कि क्या आवश्यकता पड़ेगी। पहला है महत्वपूर्ण संसाधन, महत्वपूर्ण संसाधन, ये 1, 2, 3 और 4 महत्वपूर्ण संसाधन में भी हम आपको बताएं तो मतलब कि क्या क्या आता है कि किस तरह से। तो देखिए इसको बता दें पहले आप, और भी एक चौथा दूसरा है भू क्षेत्र, और मतलब सॉरी दूसरा भू क्षेत्र है, तीसरा जो है सैनिक अड्डे, सैनिक अड्डे, और चौथा है आर्थिक मदद। ये 4 कारण है। अगर आपने इन 4 कारणों को समझ लिया, एग्जाम में पूछता है, कैसे पूछेगा जब हम क्वेश्चन बताएंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एग्जाम में महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा। जैसे पूछ लेगा छोटे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, दोनों मान सकते हो छोटे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो आपको अगर अपनी चारों का वर्णन कर दिया तो आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यदि हम बात करें महत्वपूर्ण संसाधन की, देखिए इसमें क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन में खनिज और तेल, मतलब कि खनिज की बात करें, खनिज और जो पेट्रोलियम पदार्थ थी, इन सबों की आवश्यकता को अधिक थी। तो ये जो है महत्वपूर्ण संसाधन हो गए थे, खनिज और तेल वगैरह हो गए थे ये सब। अगर भू क्षेत्र की बात करें ना तो मतलब कि उनको भूमि की आवश्यकता पड़ी थी। भूमि की आवश्यकता का मतलब ये कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मतलब कि भू क्षेत्र, अब जहाँ वो अपने हथियार और सैनिकों का व्यवस्था करा रख सके। सैनिक अड्डे, और मतलब कि सैनिक ऐसे भी मतलब कि छोटे देशों की आवश्यकता पड़ी थी कि जहाँ सैनिक अपने
सैन्य को व्यवस्थित कर सके, रख सके। फॉर एग्जाम्पल क्यूबा का मिसाइल संकट जो था वो इससे रिलेटेड है, उसका वो जब हम आपको भी बताएंगे तो उसके बारे में मतलब इसमें चर्चा करेंगे सैनिक अड्डे क्या खेल है। आर्थिक मदद, किसी देश को यदि आवश्यकता पड़े मदद की किसी भी तरह की, तो आर्थिक मदद की जाएगी। ये 4 इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझना है, समझ गए तो आपको आ गया। तो हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया। अगले पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ एक बार में ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो पार्ट काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, बस मेरा यही कराना है कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, आपको एकदम एक्सप्लेन से बताया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।